नमस्ते बच्चों। आज हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अच्छा, इससे पहले हम पिछली कक्षा का थोड़ा रिवाइज कर लें। हम क्या देख रहे थे? वर्णमाला का वर्गीकरण। इसमें हमने पहले एक चार्ट देखा था। उस चार्ट में हमने वर्णमाला का वर्गीकरण दो प्रकार से किया था। एक तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर और दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देख चुके हैं। आज हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से किया जाता है। एक तो स्वरतंत्री के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। इसमें हमने प्राणत्व के आधार पर और दो प्रकार से वर्गीकरण देखा है, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर अच्छा हम देखते हैं कि कोई भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। वो प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु वो होती है जिसे हम श्वसन के दरमियान जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राणवायु। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो हमारे वर्ग होते हैं उसके अंदर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो उनका समावेश होता है। जैसे हम पहला वर्ग देखें, हमारा तो पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग है। उसके अंदर पहला वर्ण कौन सा होगा? क। तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ग। और पांचवा वर्ण कौन सा होगा? ड। हम च वर्ग देखें तो उसके अंदर पहला वर्ण क्या होगा? च। दूसरा वर्ण क्या होगा? ज। तीसरा य। हम ट वर्ग के अंदर देखें तो पहला वर्ण हमारा ट होगा, दूसरा ड, मतलब तीसरा वर्ण ड और पांचवा वर्ण कौन सा होगा? ण। त वर्ग के अंदर हम देखें तो पहला वर्ण होगा त, तीसरा वर्ण होगा द और पांचवा वर्ण होगा न। प वर्ग को हम देखें तो प वर्ग के अंदर पहला वर्ण होगा प, तीसरा वर्ण होगा ब और पांचवा वर्ण होगा म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। हमारा इसके अंदर प्राणत्व के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत व्यंजन के उच्चारण के लिए ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। इस वर्ग के अंदर हम देखें तो हमारे वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। हम पहला क वर्ग देखें तो क वर्ग के अंदर दूसरा वर्ण होगा ख और चौथा वर्ण होगा घ। च वर्ग देखें तो उसके अंदर दूसरा वर्ण होगा छ और चौथा वर्ण होगा झ। ट वर्ग देखें तो इसके अंदर दूसरा वर्ण होगा ठ और चौथा वर्ण होगा ढ। इस तरह से थ, ध, फ और भ व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। अब हम अगला प्रकार देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो सघोष
और दूसरा अघोष। सघोष वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के दरमियान हमारे स्वर तंत्री के अंदर कंपन उत्पन्न होता है। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपित होती है और इससे स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे सघोष व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंदर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखें अघोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। इसके अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आते हैं। इसे हम देखें तो क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ, श, श व्यंजनों का इसके अंदर समावेश किया जाता है। इसको हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। जो कंठ है हमारा, यहाँ से उत्पन्न होने वाली अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क, च, ट, त, प ये अल्प प्राण है और महाप्राण ध्वनियाँ ख, च, बाह्य प्रयत्नों को हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसके अंदर हम देखें तो अल्प प्राण को हम देखें तो इसमें क, ख, ण अल्प प्राण व्यंजन है। च, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, श, र अल्प प्राण व्यंजन है। त, थ, न, ल, प, ब, म अल्प प्राण व्यंजन है। बाकी के कौन से हैं हो जाएंगे? बाकी के जो बचेंगे वो महाप्राण व्यंजन बन जाएंगे। इस चार्ट के द्वारा हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। इस पिक्चर में हम अलग अलग उच्चारण स्थान को देख सकते हैं और उनमें से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं उसे भी हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों में हमारे मुख के अलग अलग अवयव जैसे दंत, ओष्ठ, मूर्धा, स्वर तंत्री, प्राणवायु अलग अलग जगह से स्पर्श होते हुए व्यंजन का उच्चारण करती है। इसमें क से लेकर म तक के सभी व्यंजनों का समावेश होता है। इसमें दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों में हमारे मुख के अवयव एक दूसरे से स्पर्श होते हुए रगड़ खाकर बाहर निकलते हैं। उसके ऐसे वर्णों में च, छ, ज, झ व्यंजनों का समावेश होता है। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु घर्षण होते हुए बाहर निकलती है।
इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम देखेंगे तो ख, ग, फ, ज और श वर्ण आते हैं। अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से ज़्यादा निकलती है और ऐसे व्यंजनों को हम उच्चारण के समय अनुनासिक व्यंजनों में पंचम वर्ग का समावेश होता है। इस समय वायु नाक से ज़्यादा निकलती है। इस ड, य, ण, न, म जैसे वर्ण पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक वर्ण, इसके अंदर वायु साइड से निकलती है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर टच होती है और वायु थोड़ी साइड से ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल व्यंजन ऐसा है जिसके उच्चारण में वायु जीभ के दोनों तरफ साइड से निकलती है। लुंठित व्यंजन के समय वायु थोड़ी प्रकंपित होती है मुंह के अंदर। ऐसे वर्ण के अंदर का र वर्ण आता है जब जिह्वा थोड़ी प्रकंपित होते हुए वर्ण का उच्चारण होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों में जिह्वा ऊपर जाकर झटके के साथ नीचे आती है। ऐसे व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें जिह्वा ऊपर जाकर झटके से नीचे आती है। अर्ध व्यंजन। य, र, ल, व को अर्ध व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण अंदर से होता है। इसके समय उच्चारण होते समय हमारा आधा उच्चारण स्वर तंत्री के अंदर ही हो जाता है और फिर ये बाहर आते हैं, इसलिए हम इसे अर्ध व्यंजन कहते हैं क्योंकि न ये स्वर में होते हैं न इन्हें व्यंजन में रखा जाता है, इसलिए अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। यह और वह अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। यह और वह अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला की अनेक विशेषताएं हैं, इसीलिए यह हिंदी भाषा, इस वर्णमाला की विशेषताओं के कारण ही हिंदी भाषा सरल और सहज हो पाई है और यह जन भाषा के रूप में बनकर उभरी है। आइए हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला की सबसे पहली विशेषता है कि इसके सभी स्वरों की अपनी मात्राएं हैं। जैसे हम देखते हैं आ की अपनी मात्रा है, ई की अपनी मात्रा है, ऊ की अपनी मात्राएं हैं। सिर्फ एक ऐसा अ ही वर्ण है जिसकी कोई मात्राएं नहीं है और यह शब्द के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है, शब्द के साथ संयोजित हो जाता है, जिससे यह वर्ण बहुत अच्छा प्रतीत होता है। ऐ और औ वर्ण हिंदी की विशिष्ट ध्वनियाँ मानी जाती है। ऐ और औ वर्ण हिंदी की विशिष्ट ध्वनियाँ मानी जाती है क्योंकि यह हम देखते हैं कि प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत, और संस्कृत में भी इन वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरी हम इसकी विशेषता देखें तो कॉलन वाला जो आ है स्वर, ये हमने अंग्रेजी भाषा से हिंदी के अंदर ग्रहण किया है। कुछ हिंदी ध्वनियों को, चौथी विशेषता हम देखें तो अम और अह को अयोगवाह ध्वनि माना जाता है क्योंकि अम और अह न तो स्वर के अंदर आते हैं न ही
व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यह साथ साथ चलते हैं परंतु इनका समावेश नहीं होता है, इसलिए हम इसको अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। हम पांचवी विशेषता देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी वर्णमाला का जो क्रम है वह ध्वनि उत्पत्ति के आधार पर ही हमारा क्रम बनाया गया है, अर्थात कि जिस क्रम में हमारे ध्वनि केंद्र हैं, ध्वनि उत्पन्न होने के जो केंद्र है उसके आधार पर ही हमने वर्णमाला को वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है। इसलिए हमारी वर्णमाला मनोवैज्ञानिक कही जाती है। हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम देखें तो जिस क्रम में हमारी वर्णमाला है, जैसे कंठ ध्वनि, फिर तालव्य ध्वनि, फिर मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, ये सभी हमारे जिस क्रम में उत्पत्ति स्थान है उसी क्रम में हमारी वर्णमाला को हम देखते हैं। यह हिंदी वर्णमाला की विशेषता है। य, र, ल, व ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें न तो हम पूर्ण रूप से स्वर में कह सकते हैं, न इसे पूर्ण रूप में व्यंजन कह सकते हैं, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन के रूप में ग्रहण किया गया है। प्राणवायु के आधार पर हमने यहाँ पर वर्गीकरण देखा है। स्वर तंत्री के आधार पर हम सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजनों को देखते हैं। इस अघोष व्यंजन के अंदर प्रथम द्वितीय वर्ग का समावेश होता है, जबकि सघोष व्यंजन के अंदर स्वर तंत्री में गूंज उत्पन्न होती है। यह हिंदी वर्णमाला की अपनी विशेषता है। प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण देखें तो अल्प प्राण और महाप्राण वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत अल्प प्राण में कम प्राणवायु की आवश्यकता रहती है, जबकि महाप्राण के अंदर अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जिसे हम अलग अलग वर्णों के द्वारा भी समझ सकते हैं। यह हिंदी वर्णमाला की अपनी विशेषता है जो अन्य वर्णमालाओं में नहीं देखी जा सकती।